गुड इवनिंग स्टूडेंट। नमस्कार सभी को। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट नोट्स क्लास 6 पॉलिटी। और इससे पहले हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इन 3 या 4 दिनों में क्लास 6 की पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1, जिसके अंदर 2 लेसन हैं, भारत में विविधता और भेदभाव। तो ये बहुत ही इसमें जो नोट्स हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे और 3-4 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, तो आप इसे देखिए। और एक बार फिर से मैं कहूँगी कि मेरे नोट्स देखने के बाद में आप सनी सर की वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि जो सर हैं उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और वो क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं इसी से रिलेटेड, और होमवर्क देते हैं हम सबको कि हम लोग इस लेसन को रीड करें, और उससे क्वेश्चन जब बनते हैं तो हमारे लिए आंसर बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है सर, तो है एक्सप्लेन करेंगे ही बाद में, बट हम लोग मैच्योर हैं तो हम लोगों को जो सर होमवर्क देते हैं उसे करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट के। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं क्लास 6 की NCERT अध्याय 1 भारत में विविधता। ठीक है, और अगर कहीं पे कोई चीज़ मिस प्रिंट हो गई हो तो आई एम सो सॉरी, और अगर बोलने में कुछ वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे देन अगेन आई एम सो सॉरी फॉर इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट नोट्स क्लास 6 पॉलिटी इकाई 1 अध्याय 1 भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है ना? क्यों? यहाँ पे हर चीज़ में विविधता है। आप चाहे जोग्राफिकल ले लीजिए, या फिर सीजनल ले लीजिए, या फिर एरियाज़ ले लीजिए, फूड्स ले लीजिए, और डांस है, सब में विविधता है हमारे भारत में। क्योंकि यहाँ 29 स्टेट है, और उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे सब स्टेट की अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खाना है। हम विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्म का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की कई चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। ये है भारत के में विविधता। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे लद्दाख। इस चैप्टर में 2 स्टेट के बारे में बताया गया। एक स्टेट है हमारा नॉर्थ का, दूसरा स्टेट है हमारा साउथ का। जो नॉर्थ स्टेट है वो हमारा लद्दाख है। अब इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। लद्दाख कैसा एरिया है बच्चों? बर्फ़ का है। ठीक है, यहाँ रेगिस्तान कौन सा है? मिट्टी वाला नहीं, यहाँ बर्फ़ का रेगिस्तान है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ होते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। जब बर्फ़ पिघलेगी तो उनको पानी मिलेगा। पानी तो मिलता ही है, बट ज़्यादा पानी कब मिलेगा? गर्मी में। यहाँ एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, उस बकरी का नाम है चांगथांगी। ठीक है, इससे क्या मिलता है? इससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि पश्मीना शॉल किससे मिलती है, या फिर ये भी हो सकता है कि चांगथांगी बकरी के ऊन से कौन सी शॉल बनाई जाती है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ, मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ओके, तिब्बत, आपने तिब्बत देखा है? तिब्बत आप मैप में देखिएगा, तिब्बत आपको लगेगा, दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारे जस्ट लद्दाख के पास ही है। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम,
और दरिया आदि लेकर आते हैं। ओके, ये लद्दाख। अभी और है लद्दाख के बारे में, अभी देखेंगे हम। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें लद्दाख की और तिब्बत की मिलती जुलती हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, केसर सागा ये तिब्बत का ग्रंथ है, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। यानी कि जो ग्रंथ होगा उसमें ऐसा कुछ होगा, उसमें रोल प्ले वो लोग करते हैं। तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं? तो भौगोलिक स्थिति हो सकती है, खाने पीने का हो सकता है, और धर्म दोनों का एक ही है। तिब्बत में भी बौद्ध धर्म और लद्दाख में भी बौद्ध धर्म ज़्यादा मानते हैं। अब देखेंगे हम केरल, जो हमारा साउथ एरिया है, वहाँ पे हम लोग चलते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। ये हमारा इंडिया साउथ एरिया, ये हमारा केरल। ठीक है, ये पश्चिम का एरिया और ये दक्षिण का एरिया, इसलिए इसको क्या बोला बच्चों? दक्षिण पश्चिम कोना यहाँ बसा हुआ है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यहाँ तो समुद्र हो गया और अंदर पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत, ठीक है, ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? तो आंसर हो जाएगा संत थॉमस। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए कहा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे, है ना, पहले पानी के जहाज से पहुँचे थे वो। कालीकट आपने वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा होगा। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ता जाना, बिल्कुल जान लिया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, केरल में विभिन्न धर्म हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है वह चीनी जालों से हूबहू मिलता है, इसलिए उन्हें चीनी वाला कहते हैं। जो चीनी जाल से जाल मिलता है जिनमें मछलियाँ पकड़ते हैं केरल के लोग, उसे चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात का इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल के उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के लोग अधिकतर मछली, सब्जी, चावल खाते हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम, ठीक है, केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ओणम की एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। वहाँ पे नाव प्रतियोगिता जिसने हम लोग स्नैक बोट के नाम से जानते हैं।
अब है इसी का एक टॉपिक, विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। अनेकता में एकता का विचार नेहरू जी ने दिया था। ये क्वेश्चन इस बार आया था, ठीक है। ये रिपीट वाला क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, पर कुछ क्वेश्चन है रिपीट कर देते हैं, क्योंकि जो पेपर है ये मॉडरेट ही बनाते हैं, इतना टफ भी नहीं बनाते हैं, तो इतना ईजी भी नहीं बनाते, तो मॉडरेट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप उसका आंसर ईजी वे में दे सकते हो। तो अनेकता में एकता का विचार नेहरू जी ने दिया था, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था, तो आप लिखेंगे अनेकता में एकता का विचार नेहरू जी ने दिया था। अब हमारा अध्याय 2 है विविधता एवं भेदभाव, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, अध्याय 2, यूनिट 1। भारत विविधताओं से भारत देश है। भारत विविधताओं से भारत देश है। क्यों? क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें डिफरेंट चीज़ें पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती है, हर एक चीज़ में विविधता मिलेगी आपको। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ 1600 भाषाएं बोली जाती है तथा 100 से भी अधिक नृत्य किए जाते हैं। अब आया पूर्वाग्रह, यानी कि पूर्वाग्रह हम किसे कहते हैं? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो वो पूर्वाग्रह कहलाता है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, अच्छी राय तो हम बनाएंगे नहीं ना। जब हम किसी चीज़ों में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, ठीक है, हम कई चीज़ों में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। किसमें? लोगों के धर्म को लेके हम राय बना लेते हैं, लोगों के रंग को लेके राय बनाते हैं, उनके एरिया को लेके यानी कि क्षेत्र को लेके राय बना लेते हैं, उनके बोलने के जो तरीके हैं उनको लेके हम राय बनाते हैं, उनके कपड़े पहनने के तरीके आदि को लेके हम पहले ही पूर्वाग्रह उनके बारे में डिक्लेयर कर देते हैं। और जिस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि फलाने धर्म के लोग ऐसे होते हैं, वो जो उसकी चमड़ी का रंग ऐसा है, तो ये हम सोच के क्यों, और ये चीज़ें कैसी होगी? नेगेटिव में ही जाएंगी चीज़ें। हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव किया जाता है। ये तो था हमारा पूर्वाग्रह। अब है रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं। किसमें? एक ही छवि, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। हम किसी खास देश, धर्म या लिंग के कारण लोगों को गलत समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह से नहीं, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के ही दे देगा, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा ये रूढ़िबद्ध है कि ये पूर्वाग्रह है। मुस्लिम समुदाय के बारे में अवधारणा यह है कि लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, लड़कियां जो है पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते मुस्लिम समुदाय के लोग। लेकिन अध्ययन ये दिखाता है कि गरीबी के कारण ऐसा होता है। यानी कि जो हमारा अध्ययन है, अध्ययन मतलब जो उस पर रिसर्च किया गया, तो ये बताया गया कि गरीबी के कारण ऐसा होता है। और मुसलमान ऐसा नहीं है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते। तो एक ये रूढ़िबद्ध धारणा बन गई, पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि हाँ जो लड़कियों को मुसलमान लोग नहीं पढ़ाते हैं। और रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या हो गई? जैसे क्रिकेट जो है वो लड़कियां नहीं खेल सकती हैं, प्लेन लड़कियां नहीं चला सकती हैं। तो ये चली आ रही परंपरा के तौर पे, तो इसको रूढ़िवादी धारणा कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया कि लड़कियों को पिंक कलर ही पसंद है, लड़कियां पिंकिश होती हैं, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है। और इसी तरह से क्वेश्चन है घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। अब इसी में एक टॉपिक था दलित, ठीक है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी जो नीचे जाति के लोग हैं वो कहते हैं हमें दलित कह दो। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे पहले बोलते थे ना पुराने ज़माने में अछूत, तो नीची जाति वालों को, शूद्र लोगों को, तो वो बोलते हैं हमको अछूत मत कहो, हमको क्या कह दो? दलित कह दो, लेकिन अछूत मत कहो। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया, ठीक है। वो मानते हैं कि हमको दबाया गया, कुचला गया है, लेकिन हमको अछूत मत कहो। दलितों के अनुसार वह शब्द दर्शाता है कि सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अब हमने कहाँ बांटा? सरकार ने बांट दिया, देख लो, सरकार ही रख रही है उनको अनुसूचित जाति में।
सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमको अपना काम करना है, ठीक है। तो ये आपके जो चैप्टर हैं ये 1 और 2 यूनिट 1 के फिनिश हो चुके हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ सकता, इसी को आप देख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो ज़रूर देखिए। और सब लोग इस बार अपना सीटेट निकालिए। और सर जो पेडागोजी है वो भी करवाते हैं, और लैंग्वेज आप अपने से चूज़ करेंगे। लैंग्वेज पे अपना कमांड रखिएगा, अगर हो सकेगा तो लैंग्वेज की भी कोशिश की जाएगी कि एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाए तो वीडियो आपको। लेकिन पहली कोशिश मेरी है यही है कि जो सोशल साइंस के नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाएँ हम लोगों के। तो ये आज हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था। अब हमारा सेकंड यूनिट चलेगा और उसमें हमारे जो चैप्टर 2 हैं वो आपके सामने आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और एटलीस्ट सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कितने लोगों ने देखा है। देख तो सब रहे हैं बट लाइक कोई नहीं कर रहा। और ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं सीटेट के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। ओके, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।